साथियों, आपने मेरी पहली पे कमीशन वाली वीडियो को बहुत सराहा है। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आज का टॉपिक है एनपीएस या यूपीएस दोनों में कौन सी स्कीम अच्छी है। यह एनपीएस पर मेरी पहली वीडियो है। आज हम देखेंगे नंबर 1, एनपीएस को आप जानते हैं क्योंकि कई सालों से चल रही है। मैं बताऊंगा यूपीएस की कुछ अच्छी बातें। नंबर 2, कुछ टेक्निकल बातें। नंबर 3, एक ही एग्जाम्पल से, एक ही बेसिक से दोनों की बारीकी से तुलना, ताकि आपका एक एक रुपया बचाया जा सके। अगर आपने लाखों करोड़ों रुपए बचाने हैं तो आपको 20 मिनट टहलिया से सुनना होगा। आखिर पे सरकार की अगली चाल क्या होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, लोगों को भेजना, उनका भी एक एक रुपया बच सके। बिना देरी के आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में बात करते हुए 5 खूबियां बताई हैं। नंबर 1, सुनिश्चित पेंशन, अश्योर्ड पेंशन। यह किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% हो। कम से कम 25 वर्ष की सर्विस करने वालों को ये राशि जरूर मिलेगी। वहीं सर्विस पीरियड कम होने पर अनुपातिक रूप से कम होगा। नंबर 2, बेनिफिट, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। 10 वर्ष की सेवा के बाद रिटायरमेंट के मामलों में 10,000 रुपये प्रति मास की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन का प्रदान किया गया है। अगर किसी की 10 वर्ष की से ज़्यादा 11 वर्ष 12 वर्ष की सर्विस है पर उसकी मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये बन रही है तो सरकार उसको मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये जरूर देगी। यह दूसरा फायदा है। तीसरे नंबर पे है सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन। पेंशन के निधन के बाद उनके आश्रितों को सरकारी कर्मी के पेंशन की 60% रकम मिलेगी फैमिली पेंशन के रूप में, जैसे कि ओपीएस में मिलती है। तीसरा इसका बड़ा फायदा क्या है, अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को पेंशन मिलेगी, जिसको हम फैमिली पेंशन बोलते हैं, जैसे कि ओपीएस में मिलती है। यह तीसरा बड़ा फायदा है। चौथा बड़ा फायदा है महंगाई सूचांक, इन्फ्लेशन इंडेक्स। तीनों तरफ पेंशनों पर महंगाई राहत टिलर्स रिलीफ मिलेगी। इसका कैलकुलेशन इंडस्ट्रियल लेबर के कंप्यूटर प्राइस इंडेक्स के आधार पर किया जाएगा। जैसा कि सर्विस होल्डर सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए के मामले हैं। ये इसमें चौथा बड़ा फायदा है कि जो आपको पेंशन मिलेगी वो हर 6 महीने के बाद बढ़ती रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे डीए बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, ये पेंशन बढ़ती रहेगी। तीनों प्रकार की पेंशन पर पहली पेंशन होती है फैमिली, आप कैंडिडेट की जो सर्विस करता है। दूसरे नंबर पे फैमिली पेंशन। तीसरे नंबर पे अगर उसका बच्चा कोई 18 साल से कम है तो उसको। तीनों प्रकार की पेंशनों पर डीए बढ़ता रहेगा। ये इसका चौथा फायदा है। 5वां फायदा है एक मुश्त राशि। रिटायरमेंट पर एक मुश्त भुगतान। ग्रेजुटी के अलावा कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि मिलती है। इसका कैलकुलेशन प्रत्येक 6 महीने की सेवा के लिए रिटायरमेंट के समय मासिक परिश्रम वेतन प्लस महंगाई भत्ता के 10वें हिस्से के रूप में मिलता है। इसमें जो सर्विसमैन था उसकी देखा जाता है कि कितने साल सर्विस की है। जैसे 25 साल सर्विस की है तो 25 × 2 50, 5th छमाही हम उसको बोलते हैं। अगर 30 साल सर्विस की है तो 30 × 2 60 छमाही। हर छमाही का 10वां हिस्सा के रूप में उसको ये एक मुश्त राशि मिलती है प्रत्येक 6 महीने के जो उसने काम किया है। इसमें डीए भी मिलता है। हमने देखा 5 खूबियाँ हैं। पेंशन भी मिलती है, पेंशन बढ़ती भी है, एक मुश्त राशि भी मिलती है। पर कितनी है कितनी नहीं है जो मंत्री जी ने बताया वो हम आगे जाकर देखेंगे। आगे है कुछ टेक्निकल बात। सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉर्पस क्या है। एनपीएस में सिर्फ एक ही कॉर्पस है
उससे आप सैलरी का 10% जमा करते हैं, सरकार 14% जमा करती है। इसका कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आप हर महीने हर साल उसमें चेंज कर सकते हैं किस किस फंड में कितने कितने परसेंटेज लगाना है। यूपीएस में 3 प्रकार के कॉर्पस शामिल किए गए हैं। पहले प्रकार का है इंडिविजुअल कॉर्पस। इंडिविजुअल कॉर्पस के अंदर 10% कर्मचारी का, एम्प्लॉई का, बेसिक प्लस डीए प्लस एनपीए। एनपीए सिर्फ मेडिकल क्षेत्र में होता है। बाकी कर्मचारियों का बेसिक प्लस डीए का 10% यानी कि एम्प्लॉई के खाते से काटा जाएगा और 10% जितना एम्प्लॉई जमा करेगा उतना ही 10% सरकार जमा करेगी। इसका मतलब कुल 10 + 10 20% आपका ये फंड इकट्ठा हो जाएगा और इसका कंट्रोल आपके हाथ में हो। दूसरा प्रकार का कॉर्पस है, उसके अंदर सरकार 8.5% यानी कि आपके लास्ट बेसिक पे प्लस डीए का 8.5% एक कॉर्पस इकट्ठा करेगी सरकार। आपके नाम का वो होगा, पूल कॉर्पोरस ये होगा, पर आपको ये नज़र नहीं आएगा। इसमें आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट प्लान है अपने तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे। इसमें गवर्नमेंट अपने अनुसार इन्वेस्ट करेगी और जो आपका पहले खुद का इंडिविजुअल कॉर्पोरेट है उसमें आपको पूर्ण आज़ादी है कि आप किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट किन किन कंपनियों में करना चाहते हैं, किन शेयर्स के अंदर करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको आज़ादी है। पर ये दूसरे कॉर्पस में आपको आज़ादी नहीं होगी। तीसरी प्रकार का कॉर्पस है बेंचमार्क कॉर्पस। इसके अंदर किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट का ना तो एम्प्लॉय करेगा ना ही गवर्नमेंट करेगी। ये बेंचमार्क कॉर्पस है। ये क्या है? ये PFRDA यानी कि रेगुलेटरी है, वो इसके अंदर डिसाइड करेगी कि आपका 10, 15, 20, 25, 30, 35 साल की सर्विस के बाद आपको कितना बेंचमार्क कॉर्पस होना चाहिए। और इसमें ये पता किया जाएगा कि कर्मचारी का इतना पैसा तो जमा होना चाहिए था इतनी सर्विस के बाद में, लेकिन अभी कर्मचारी ने किसी कारणवश पैसा अपना निकाल दिया है या किसी प्रकार से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, उस कंडीशन में उसका कॉर्पस पैसा कम इकट्ठा हुआ है। तो इस कॉर्पस के हिसाब से ही उसी के अनुपात में आपको पेंशन कम दी जाएगी। बेंचमार्क कॉर्पस से आपकी पेंशन का निर्धारण किया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नई नीति में ये तीसरी किस्म का कॉर्पस बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अगर ये आपका पैसा पूरा है तो आपको पेंशन पूरी मिलेगी, अगर कम है तो PFRDA डिसाइड करेगी कि आपको कितना परसेंटेज पेंशन मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। अब सेवानिवृत्ति के समय में मुख्य रूप से 4 चीज़ें मिलती हैं। एक तो आपको रिटायरमेंट जब करती हैं तो एक मुश्त राशि मिलती है, उसके बाद फिर आपका अर्न लीव मिलता है, फिर ग्रेच्युटी मिलता है और उसके बाद पेंशन निर्धारित होता है। तो NPS हो या UPS हो या ओल्ड पेंशन स्कीम हो, इन सब में अर्नर लीव और ग्रेच्युटी का फंडा एक जैसा ही। जो भी आपका रिटायरमेंट का समय बेसिक, उस बेसिक के आधार पर ही कैलकुलेशन करके दिया जाता है। तो ग्रेच्युटी और अर्नर लीव को लेकर कहीं कोई भी तुलना नहीं है, क्योंकि दोनों में तुलना कीजिए तो लगभग सब बराबर बराबर आए। मुख्य रूप से जो खेल शुरू होता है वो आपका एक मुश्त रिटायरमेंट की राशि और उसके बाद शुरू होने वाले पेंशन के बारे में, क्योंकि यहीं से हमारा रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी शुरू होती है और हम उसी दिन के लिए अपना इस ऑप्शन को चुनने जा रहे हैं कि आपको NPS अच्छा लगेगा कि UPS अच्छा लगेगा, बारीकी से जानते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल से NPS और UPS को बारीकी से चेक करेंगे। एग्जाम्पल में हम बहुत छोटी कैटेगरी का एम्प्लॉय भी नहीं ले रहे, हम बड़े अफसर का एम्प्लॉय भी नहीं ले रहे।
हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं एक टीजीटी टीचर जो कि स्कूल में पढ़ा रहा है, ना हम एग्जाम्पल लेंगे बहुत फ्रेश एम्प्लॉई क्योंकि जब वो 30 साल बाद रिटायर होगा तब उनका फंड करोड़ों रुपए में बनेगा और हमको पता नहीं होगा कि करोड़ रुपए उस वक्त कितने लाख का होगा। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एक कर्मचारी की जो 30 साल की उम्र के बाद 2006 में ज्वाइन किया है। उसकी सैलरी 19,000 रुपये है, जहाँ सैलरी का मतलब जब भी मैं बोलूँगा तो सैलरी का मतलब होगा बेसिक पे प्लस इंक्रीमेंट। ऐसे कर्मचारी हर शहर में मिल सकते हैं, आप उसको मिल सकते हैं। 2016 में उसकी सैलरी कितनी हुई सरकार के 7th पे के कमीशन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल में कर्मचारी 30 साल नौकरी करता है, ना बिल्कुल कम 10-12 साल, ना ही बहुत ज़्यादा 36-37 साल। आशा करता हूँ कि ये एग्जाम्पल रियल एग्जाम्पल लगे, ज़्यादा कर्मचारियों को समझाने की कोशिश ये एग्जाम्पल करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले एम्प्लाई एज के खाने में 30 और 60 लिखेंगे, 30 साल में उसने सर्विस शुरू की, 60 में ख़त्म। पंजाब जाके रोज कर्मचारी वहाँ पर एज के खाने में 28-58 लिख सकता है, वहाँ पर कर्मचारी 58 साल के बाद रिटायर होता है। अब हम कंप्यूटर की ओर जाते हैं, वहाँ पर मैंने एनपीएस का कैलकुलेटर बनाया है, वहाँ पर एक एक रुपये को चेक करवाया जाएगा। आप गणित नहीं जानते फिर भी आप समझ जाएंगे, तभी आप फैसला कर सकेंगे कि कौन सी स्कीम पेंशन के लिए अच्छी है। अब हम कंप्यूटर की ओर चलते हैं, यहाँ पर आपने सिर्फ येलो सेल ही पढ़नी है। चलो कंप्यूटर की ओर। अब हम एनपीएस के कैलकुलेटर पर चलते हैं। यह है उसका मेन पार्ट, यह है उसका रिजल्ट, यह है उसकी डिटेल। फिल ओनली डाटा इन द येलो कलर्स। आपने सिर्फ येलो कलर में डाटा फिलअप करना है। एज लिमिट करंट एज 30, रिटायरमेंट एज 60। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उन्होंने यहाँ पर 30 और 60 पढ़ना है। जो पंजाब गवर्नमेंट या किसी और स्टेट के हैं जहाँ पर रिटायरमेंट 58 ईयर्स के बाद होती है, वो यहाँ पर 28 और 58 पढ़ें। हम वो एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि सभी को फिट हो। हमने मान के चलते हैं कि जो यहाँ कैंडिडेट है उसकी उम्र 30 साल हो चुकी है और 30 साल की उम्र के बाद ये ज्वाइन करता है और उसकी रिटायरमेंट 60 साल के बाद है, 60 ईयर की एज पर। आगे है स्टार्टिंग कॉर्पस इफ है, स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन कुछ था तो यहाँ पे लिखेंगे। अगर कोई कैंडिडेट कोई डिपार्टमेंट चेंज करके आता है तो उसका जो कॉर्पस होता है यहाँ पे लिखा जाएगा। और हम मान के चलते हैं कि हमारा कैंडिडेट फ्रेश, योर बेसिक पे प्लस डी। मैं एग्जाम्पल में 10,000 भी ले सकता हूँ, 20,000 भी ले सकता हूँ, और हम लेके जा रहे हैं 19,000। हम मान के चलते हैं तो वो ना बहुत कम पे ले रहा है ना बहुत अधिक ले रहा है। 19,000 स्टार्टिंग पे 2006 में ले रहा है और उसका 10 कंट्रीब्यूशन बना, 10% के हिसाब से बना। एक है 19,000 का बना 1900 और 14% ये बना 2660 और दोनों का मिला के बना 4560। इसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये साल का बन गया 54,720 रुपये। अगर उसकी 19,000 बेसिक पे और सैलरी मिला के है, डीए को मिला के जो सैलरी उसकी है, तो वो साल में 54,720 रुपये जमा करता है। हम 10% एनुअल इंक्रीमेंट मान रहे हैं। 9% तो हर साल होता ही है, 3% उसकी इंक्रीमेंट लगती है बेसिक पे पे, 2 बार डीए लगता है, 3% हम मान के चलते हैं तो 9, कई बार ज़्यादा लगता है तो 10, कई बार कम लगता है तो 8 भी आ सकता है। यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं 8, 9 या 10। तो पहले जान के 10 ले रहे हैं ताकि इसको समझना थोड़ा सा आसान हो सके। आगे है जो ये फंड हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला फंड में हमने मान ला 60% पैसा डाला है, दूसरे में 30, तीसरे में 10।
जो कानून है उसके मुताबिक इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं। ये मान के चलते हैं 12% बेनिफिट हर साल दे रहा है, ये 7% दे रहा है, ये 7। हम इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी, पर हम मिनिमम इसका रिजल्ट कैसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों को 10 × 7, तीनों को ऐड करने पर 100 से डिवाइड करते हैं तो ये 10 है। अगर यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे तो ये रेट 10 से इंक्रीज़ हो जाएगा, कम करेंगे तो कम। लेकिन हम मान के चलते हैं कि शेयर मार्केट में कितनी मर्जी तेजी आए कमी आए, लेकिन वो लॉन्ग पीरियड में 10% प्रॉफिट दे ही जाता है। हम 10 मान के चल रहे हैं, लेकिन हम देखने में आया है वो 15-16% भी दे जाते हैं। हम ये देखेंगे मिनिमम मान के भी चलें तो हम देखेंगे एनपीएस में क्या फ़ायदा या नुकसान होता है अगर हम इसको मिनिमम मान के चलें। आगे है इम्यूनिटी, जो 60% फंड है वो तो हमको डायरेक्ट मिल जाता है, जो बाकी 40% फंड है वो सरकार रख लेती है, उस पर 6% के हिसाब से हमको क्या है ब्याज मिलता है। ये हम मान के चलते हैं ये इस डेटा को। अब इसका रिजल्ट क्या है, टोटल हमने इन्वेस्ट जो 1 साल में किया था पर 10% इंक्रीज़ होता रहा, तो सारा हमने इन्वेस्टमेंट इतना किया है 99,000 समथिंग। ये पहले साल का हुआ, दूसरे साल का, तीसरे साल का, उसमें साथ में इंक्रीज़ आता रही, तो सारा हमारा टोटल फंड को बना 30 साल में इतना बना। उसका 60% ये बना, 40% ये बना। अब उस पर क्या है जो ब्याज लगेगी 6% के दर से वो ही नहीं। तो इन बातों को हम बाद में बताएंगे, पहले हम एक एक लाइन को चेक कराते हैं। अगर ये डिटेल चेक होगी आपको लगेगा ठीक है, तभी ये रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। मैंने जान के आसान के लिए 10% पढ़ा है, तो आप चेक कर सकते हैं। पहले साल में अगर 19,000 थी तो 10% इंक्रीज़ हो गया बेसिक पे और डीए को मिला के, तो 19,000 का 10% निकालना आसान है, क्योंकि 10% का मतलब होता है पुरानी रकम को 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो, मीन्स 1/10। इसका 10th पार्ट क्या होता है 1900 ऐड करें, ये होता है। इसका मतलब ये दोनों लाइन ठीक है। अब इसका 10% क्या होगा 2090। लास्ट अक्सर शो देते हैं अगर 10% निकालना हो तो 2090 इसमें ऐड करें, ये होगा। इसका मतलब ये लाइन ठीक आ रही है। हमारी बेसिक पे प्लस डीए यानी कि सैलरी पहले साल इतनी है तो दूसरे साल इतनी होगी, तीसरे साल, चौथे साल, 10 साल बाद इतनी। हम इसको और भी बारीकी से चेक करना चाहें तो मैं एक और रकम सिंपल करता हूँ, इसकी जगह मैं लिखता हूँ 10,000। 10,000 लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, मैंने साल भी आसान दिया है 2006, क्योंकि 2006 में पे कमीशन लगा था, 2016 में फिर लगा था। अगर कोई एम्प्लॉय फरवरी 2006 में लगा तो उसके बेसिक पे और डीए मिला के यही था। उसमें डीए तो 0 था, क्योंकि जब पे कमीशन लगता है तो डीए 0 हो जाता है। यह स्टार्टिंग में था। अगले साल, उसके अगले साल, हर साल क्या हुआ, एक एक इंक्रीमेंट लगती गई, 2 बार डीए मिलता गया। हमने 10% माना है तो ये वाला बना 10 सालों के बाद। कितना आसान हो गया कि 10,000 बढ़ता जाए तो 10 सालों के बाद इतना होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या दिया था 2.57, ये बनता है 2.59। इसका मतलब हम जो इंक्रीज 10% मान रहे हैं वो 10% नहीं था, 10 से कम था, 9 था या 8 था, वो अभी हम चेक करेंगे। पर लेकिन ये एक लाइन पता चल गई कि अगर 10,000 हो और रेट ऑफ इंक्रीज 10 हो तो ये लाइनें ठीक है। ये लाइनें ठीक हैं, इसका मतलब नेक्स्ट लाइनें भी ठीक है, क्योंकि इसका भी 10% 2593 हमने इसमें ऐड किया है, ये ठीक है, तो ये भी ठीक है। इसका 10% 728 हमने ऐड किया है,
728 इसमें ऐड करेंगे, ये बनेगा। तो फिर ये भी ठीक है। इसका मतलब पता चला कि पहली लाइन ठीक है। तो पहली लाइन ठीक होने का पता क्या चला कि अगर बेसिक पे और डीए मिला के पहले साल ये था तो 30 सालों के बाद ये होगा। हमने सिंपल रकम ली ताकि चेक हो जाए कि बेसिक पे लास्ट पे इतनी बनेगी। अब हम कंट्रीब्यूशन चेक करते हैं। अगर ये था सैलरी और 10% के हिसाब से कंट्रीब्यूशन कितना बना था, ये इसका 1000 और ये 1400, साल का मंथ का साल का 28,000। अब हम कंट्रीब्यूशन को चेक करते हैं। पहले साल का कंट्रीब्यूशन 28,800 था, हमने ये यहाँ से लिया था। इसका 10% क्या बना 2880 ऐड करने पे ये है। इसका 10% बना 3168, वो ये बना। इसका मतलब दूसरी लाइन अब ठीक है। अब जो कंट्रीब्यूशन कराते हैं उस पर ब्याज भी लगे। यहीं पे कई गलती करते हैं, जो तो पिछले साल का है उस पर ब्याज पूरा लगेगा, जो इस साल का है उस पर ब्याज पूरा नहीं लगेगा, आधा लगेगा। क्योंकि कोई जनवरी में जमा हुआ, कुछ अमाउंट फरवरी में, कुछ मार्च में, कुछ दिसंबर में। तो हम पहले इस साल का ब्याज काउंट करते हैं। इस साल कंट्रीब्यूशन ये था, इसका अगर 10% होता तो 2880 बनना था, हमने 1440 लिया। इस साल दूसरे साल कंट्रीब्यूशन ये था, इसका 10 होता तो 3168 बनना था, 5% ये बना। इसका मतलब ये पहले साल का कंट्रीब्यूशन दूसरे साल का, ये तीसरे साल का सही आ रहा। अब पहले साल के अंत में कितने रुपए हो जाएंगे, जो कंट्रीब्यूशन दिया, जो उस पर ब्याज लगा, जो पिछले साल का था, पिछले साल का कुछ नहीं था। अब दूसरे साल में क्या होगा, ये कंट्रीब्यूशन नया आया है, इस पे ब्याज भी आ गया। तो ये ब्याज क्या होगा, जो पिछले साल का कंट्रीब्यूशन था, पिछले साल कंट्रीब्यूशन ये था, उसका 10% ये बने। जो पिछले साल का उसमें तो पूरा ब्याज लगेगा, 1024 लास्ट में 0 कट गया। अब दूसरे साल के बाद अमाउंट ये हो गया। अब तीसरे साल का होगा, ब्याज क्या लगेगा, इसका 10% ये होगा। इसका मतलब ये लाइन भी ठीक है, ये भी लाइन भी ठीक है, ब्याज की ये लाइन भी, ये लाइन। इसका मतलब सारा कंट्रीब्यूशन लास्ट में क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। अब हम असली डाटा की ओर चलते हैं। हमने यहां पर आसानी के लिए डाटा 10% लिया था, पर हमने देखा कि 10% करने से यहाँ पर रकम 10 सालों के बाद एग्जैक्ट नहीं आई थी, 2.59 के हिसाब से आई थी। इसलिए हम 9% पर कर देखते हैं। 9% पर ये देखो, ये आ गया 236। तो हमारा पे कमीशन क्या था 257। इसका मतलब पहले 10 सालों में पे कमीशन 9% से ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। इसलिए हम अब 9 बाद में कहीं कहते कम होगा, इसलिए हम यहाँ पर ना 9 लेते हैं ना 10, हम 8% लेके चलते हैं। हम मिनिमम से बताना चाहते हैं कि हमारा अकाउंट कितना हो जाएगा एनपीएस में। हमने मान के चला था 19,000 से स्टार्टिंग पे है। अब हम एग्जैक्ट करते हैं, पहले समझाने के लिए सिंपल डाटा दिया था। अब 19,000 है, 10% ये बना, 14% ये बना, ये मंथ का कंट्रीब्यूशन, ये साल का कंट्रीब्यूशन। अब हम इंक्रीज सिर्फ 8% कर रहे हैं। तो इसका मतलब चलते चलते क्या होगा, टोटल कंट्रीब्यूशन ये हुआ। यह कहाँ से आया देख लो, ये हमारा कंट्रीब्यूशन ये पहले साल का था, दूसरे साल का था। इन सभी का क्या किया है, सम किया है सभी का। ये सम मैंने ऊपर किया है कि सभी लाइनों का सम कर दिया, S5 से लेकर लास्ट तक। ये आ गया सम इसका। अब है हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना बना, 273। ये भी चेक करते हैं। अगर ये चेक होंगे तभी पता लगेगा कि कैलकुलेटर ठीक है, तभी पता लगेगा एनपीएस फायदेमंद है कि नहीं फायदेमंद है। अब है टोटल कंट्रीब्यूशन ये चल रहा है,
इसकी लास्ट लाइन क्या है, ये है। तो मैं ये नहीं ले 60 सालों वाली नहीं ले। क्यों? क्योंकि मैं मान के चला हूं कि मेरा कैंडिडेट फरवरी के बाद, तो उसका जन्म डेट ऑफ बर्थ फरवरी है, इसका मतलब वो फरवरी में 60 सालों का हो जाएगा, इसलिए उसको ये लाइन फायदेमंद नहीं देगी। इसका मतलब उसका कंट्रीब्यूशन लगभग ये होगा। हम हर बर्बाद पे क्या है, मिनिमम लेके चल रहे हैं। इसका मतलब हम कंट्रीब्यूशन ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। वो सारी लाइनें ठीक है, हमने पहले चेक करवाई है। 273 वही लाइन हमने यहाँ लिखी हुई। इसका मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन जितना किया, लेकिन 10% ग्रोथ के साथ, ब्याज के साथ बढ़ता बढ़ता ये 30 सालों बाद इतना हो जाएगा। और इसका 60% क्या बनेगा, ये बना। इसको 60% या कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। बाकी 40% ये बनेगा। अब ये 60% है वो हर कैंडिडेट को नगद मिल जाता है, पर ये 40% है वो नगद नहीं मिलता। वो कंपनी अपने आप रख लेती है, उस पर वो 6-7% के लेके ब्याज देती है। हम मान के चलते हैं कि ब्याज हमको सिर्फ 6% मिलता है, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 मान के चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्याज कितना बनेगा। रकम कितनी है, 109, या कैलकुलेटर पे देखते हैं 10937,195, इतना अमाउंट कंपनी वाले रख लेंगे। और ब्याज कितना देंगे, 6%, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, डिवाइड 100 से करते हैं, ये बन गया 6% के हिसाब से। पर ये बना 1 साल का। इसको क्या है, 12 से डिवाइड करेंगे, ये बन गया 1 मंथ। कितना बन गया, 50। तो इसका मतलब 1 मंथ की जो पेंशन है एनपीएस में भी 54,000 बनेगी। अब सवाल पैदा होता है कि कई कहते हैं हमारी पेंशन तो 5,000 बनी थी, 7,000 बनी थी, ये पेंशन 54,000 कैसे बनी? क्योंकि हमारा पीरियड क्या है 30 ईयर्स। और देख लो, अगर ये 30 ईयर है तो कितना अमाउंट आगे बढ़ा है। अगर अमाउंट सिर्फ 15 साल होता तो ये अमाउंट नहीं, ये वाली होती। जितना पीरियड कम है तो वो कम होगा। हमने स्टार्टिंग पे कितनी ली है, 19,000। अगर ये कम होगी तो भी कम होगा। जिनका आंसर कम आया है, ब्याज 5-6 हजार आया है, इसका मतलब या तो उसका अमाउंट कम था या समय कम था। लॉन्ग पीरियड पे एनपीएस बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ग्रॉस अमाउंट जो मिलता है 60% वो 164 लाख है, यानी कि 1,64,05,793 है। और पेंशन क्या है, इतनी है। हमको क्या मिल गया, पेंशन मिल गई एनपीएस में 54,686। और लमसम कितना मिल गया, वो मिल गया 1,64,05,793। ये तो हो गया एनपीएस का हिसाब। अब आ गया यूपीएस में कितना मिलेगा। कोई और एग्जाम्पल लेंगे तो वो बात बनेगी नहीं। हम इसी एग्जाम्पल से देखना चाहते हैं। इसी एग्जाम्पल में हमने क्या देखा है, पहले हम देखेंगे बेस्ड पे और डीए मिला के। ये हमारी बेस्ड पे थी, ये हमने चेक की 10 सालों के बाद, 20 सालों के बाद पे कमीशन के हिसाब से 9% हम साल इंक्रीज करते थे, पर हमने क्या इंक्रीज किया है, 8% करेंगे तो 36 में क्या है, फिर पे कमीशन लगेगा, कोई डीए नहीं होगा। ये बेस्ड पे और डीए मिला के है। तो हमने ये लाइन नहीं लेनी, हमने ये ऊपर वाली लाइन लेनी है 177। तो इसका मतलब 30 सालों के बाद ये बेस्ड पे और डीए मिला के क्या है 177 पर पहुंच जाती है। उस वक्त बेस्ड पे कितनी होगी, 177,034। एनपीएस में क्या मिलेगा, ये पेंशन मिलेगी, ये लमसम मिलेगा। अब है यूपीएस में क्या मिलेगा। जैसे कि मंत्री जी ने बताया, वैष्णव जी ने, कि इसका बिल्कुल 50%, बाकी शर्तें हमारी पूरी हैं।
तो इसका 50% हो गया 88,517 रुपये। कैसे हो गया ये कैलकुलेटर मेरे पास है, क्योंकि यूपीएस का फार्मूला क्या है पेंशन निकालने का। हमने देख लिया कि एनपीएस में कितनी पेंशन मिलेगी, कितना लमसम मिलेगा। अब हमने देखना है कि यूपीएस में कितना लमसम मिलेगा, कितनी पेंशन मिलेगी। जो यही डाटा हमने लेना है तो बेसिक पे ये है, ये वही की वही रहेगी। तो हम 8% के हिसाब से काउंट करें, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बस चेंज कहाँ पे होगा, यहाँ पे। पहले कंट्रीब्यूशन 14% था, अब क्या होगा 10%। अब हम यहाँ पे 10 लिखेंगे तो ये आ गया। इस हिसाब से अब सरकार का और हमारा कंट्रीब्यूशन मिला के ये बनेगा, इसका 60% ये बनेगा। अब हम देखते हैं कि यूपीएस में क्या बने। पहले है पेंशन निकालने का फार्मूला, वो है जैसे मंत्री जी ने बताया कि अगर पूरी पेंशन है तो उसका पहले हाफ करना है, क्योंकि हमारी सारी शर्तें पूरी थी। जो यहाँ पे बेसिक पे आई थी वहीं पे अब आनी है, क्योंकि पहली लाइन हमने चेक की थी। इसको 2 से डिवाइड किया। आगे है Q/300, वो 25 साल की सर्विस को पूरी सर्विस काउंट करते हैं। अगर 25 से ज़्यादा हो तो भी 25 साल काउंट किया जाएगा। तो 25 साल में महीने कितने होते हैं 300, ऊपर भी 300, नीचे भी 300। आगे है बेंचमार्क कॉर्पस के इंडिविजुअल कॉर्पस। हमारे पास अब कितना कॉर्पस आया है, ये रहा। पहले 264 था, क्योंकि 14% कराती थी सरकार, अब सरकार 10% कराती है। तो ये है 2 करोड़ 27 लाख, यानी कि 227 लाख कॉर्पस बना। तो हमारे पास भी उतना ही है, हमने कोई निकाला नहीं है। इसका मतलब 33 शर्त भी पूरी है। अगर तीनों शर्तें पूरी हैं तो ये फार्मूला चलेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया पेंशन, वो बनेंगी 88,517। अब इसमें पेंशन कितनी बनेगी, ये एनपीएस की पेंशन थी, ये यूपीएस की पेंशन 88,517। अब है कि इसको लमसम करना है। लमसम का फार्मूला ये है टोटल अर्निंग ओवर 10। टोटल अर्निंग कितनी है वो वही है। आगे क्या है एल मीन्स है नंबर ऑफ 6 मंथ्स, छमाही कितनी है। हमारी 30 साल की सर्विस थी तो छमाही कितनी हुई 60। तो लमसम कितना बना, ये वाला 10,62,000, ये बन गई हमारी छमाही। ये तो पहला किस्त है। अगर हम कोई भी पैसा एडवांस में नहीं निकालते तो हमारी पेंशन बनेगी 88,000 के करीब, लमसम मिलेगा हमको 10 लाख के करीब। लेकिन दोनों में क्या है डिफरेंस बहुत है। हम फिर क्या करेंगे, सरकार का जो नियम है हम अपने पैसे 60% निकाल सकते हैं, सरकार के पैसे का नहीं निकाल सकते। तो हमारा फंड बना था ये 227 लाख, उसका हमने आधा किया, वो सरकार का बन गया, आधा ही हमारा बन गया। तो उसका हमने हम 60% लिया तो वो 65 लाख के करीब बने। जब 65 लाख के करीब बने तो फिर हम क्या करेंगे, 65 लाख निकाल लें। जब 65 लाख निकाल लेंगे तो फिर पेंशन कितनी होगी, अब हम ये देखते हैं। वही फार्मूला पेंशन का P/2, ये सर्विस सेम है, लेकिन कुल बना था 227 लाख ब्रांच कॉर्पोरस, लेकिन हमने 65 निकाल दिया तो इसमें 65 कम हो गई तो रह गया 167, वो रह गया, बाकी आया 63,170। तो फिर पेंशन कितनी बनेगी 63,000। पहले पेंशन कितनी बनती थी 88,000, अब कितनी बनेगी 63,110। ये हमने दूसरे केस में देखा। अब हम इसका हमने देखा इस बार यूपीएस में टोटल कॉर्पोरस
227 लाख के करीब था, उसका आधा 113 लाख के करीब था, उसका 60% 68 लाख के करीब था। तो हमने 65 निकालने के बाद जो पेंशन बनी वो बनी 63,170। अब हम फाइनल कंक्लूजन देखते हैं, क्या फैसला हुआ, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। हमने दोनों केसों को देखा, दोनों केसों में सैलरी 19,000 रुपये थी, 30 साल की सर्विस थी। एनपीएस में लमसम हमको मिलेगा 1,64,00,000 के करीब, पेंशन बनेगी 54,600 रुपये जो कि फिक्स होगी, वो उस पर डीए वगैरह नहीं मिलेगा। यूपीएस में लमसम होगा सिर्फ 10 लाख, पेंशन होगी 88,000 के करीब, जो हर साल बढ़ती रहेगी, हर 6 महीने के बाद उस पर डीए मिलता रहेगा, बढ़ती रहेगी। इस दोनों में तुलना करें तो यहाँ पे लमसम बहुत ज़्यादा है, पेंशन ठीक है, यहाँ पर लमसम बहुत कम है। इसलिए हम ना ऊपर वाला लेते हैं ना नीचे वाला, हम एक दरमियाना केस निकालते हैं। अगर हम 60% 65 लाख निकाल लेते हैं तो लमसम कितना मिला, पहले 10 लाख था, 65 लाख और निकाल दिया, कुल 75 लाख हो गए। तो पेंशन जो पहले 88,000 थी कितनी रह जाएगी, 63,170। ये हमारे पास 3 केस आ गए। पहला एनपीएस का केस, दूसरा यूपीएस का केस जिसमें हमने कुछ भी पैसा नहीं निकाला, तीसरा आ गया एनपीएस का केस जिसमें हमने 65 लाख 60% के हिसाब से जो निकाल दिए। अब पिक्चर क्लियर है, एनपीएस में फ़ायदा है। अगर आपकी सर्विस बहुत ज़्यादा है, आपको लमसम 10 साल के बाद 1,64,00,000 मिलेगा, वो कोई कम रकम नहीं है। अगर उसको एफडी बैंक में 8% पर जमा करवा दी तो भी 1,09,000 रुपये प्रति मास ब्याज मिलता रहेगा और 164 लाख बैंक में भी रहेगा हमेशा के लिए। मेरी बात सिर्फ एक ही केस में गलत हो सकती है, गलत तो हो नहीं सकती क्योंकि मैंने समय लगाया, 20 मिनट से ज़्यादा समय लगाया ताकि आपको एक एक लाइन का पता चल सके कि हर लाइन ठीक है। फिर भी कहाँ पे गलती हो सकती है, अगर सैलरी 8% सालाना ना बढ़े तो वो तो हर साल औसतन 9% बढ़ती है, 3 इंक्रीमेंट के 3 दिए तो 9 बढ़ती है, हमने 8 लिया है, वो तो चांस बहुत कम है, वो नहीं हो सकता। जा हमने जो फंड की ग्रोथ 10% मानी है वो गलत हो जाए तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि सारे शेयर मार्केट वाले बोलते हैं कि लमसम में कभी भी 15-16 से ग्रोथ कम नहीं होती, तो हमने तो सिर्फ 10% ग्रोथ को माना है, वो भी गलत होने का चांस नहीं है। हमने बहुत कम मानी है, शॉर्ट पीरियड में वो गलत हो सकता है। अगर शॉर्ट पीरियड हो 2-3 साल, 10% कई दफ़ा ग्रोथ नहीं आता, 25-30 साल के पीरियड में ये ग्रोथ आता ही आता है। एनपीएस में पैसा शेयर बाजार में लगाया जाता है। अगर आपको बाजार में शेयर बाजार में विश्वास है तो एनपीएस बढ़िया विकल्प है। अगर आपको कैलकुलेटर चाहिए तो मेरे को कमेंट में लिखो, मैं कैलकुलेटर भेज दूंगा, आप एक लाइन को दोबारा फिर चेक कर सकेंगे, क्योंकि बात 10 लाख की नहीं है, बात 1,64,00,000 की है। वो हमको एनपीएस में क्या है मिलने जा रहा है। अगर आप सर्विस शॉर्ट पीरियड करते हैं या बिल्कुल सेफ जोन में ही रहना चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि मुझको शेयरों पर बिल्कुल ही इतबार नहीं है, मैं तो सेफ जोन में ही रहूँगा, जहाँ आपकी सर्विस सिर्फ 15-16 साल है, लॉन्ग पीरियड नहीं है, तो लॉन्ग पीरियड में तो जो अमाउंट था 1,64,00,000 बन गया, पर उसी कैलकुलेटर को दोबारा देखोगे तो 15 सालों में वो इतना नहीं बनता, क्योंकि कंपाउंडिंग की सहायता से हर साल बढ़ते बढ़ते 30 सालों में तो वो अमाउंट बन जाता है, पर 15 सालों में नहीं बनता। अगर सेफ जो चाहते हो तो यूपीएस लो, पर मेरी इच्छा मुताबिक आप बीच वाला रास्ता हो, 60% राशि पहले निकाल। एक एग्जाम्पल और है, मेरे दोस्त जो जयपुर में रहते हैं
उसकी यही पोजीशन थी। दो ऑप्शन थे, पहले ऑप्शन में हैवी लमसम था, पेंशन नहीं थी या पेंशन मामूली थी। दूसरे केस में हैवी पेंशन थी, उसने बैंक से VRS लेनी थी, उसने पेंशन ली, हैवी लमसम नहीं ली। तो मैंने पूछा, तो उसका उत्तर था हैवी लमसम मैं लेता तो मेरे बेटे ले जाते, कोई बहाना बताकर वो ले जाते, या मैं मोह माया में उसको दे देता। तो बाद में मैं क्या करता, मुझे तो हैवी पेंशन चाहिए, हैवी अमाउंट नहीं चाहिए। ये जो मेरी हैवी पेंशन है बाद में मेरी मिसेस को भी मिलेगी, इसलिए मेरे को हैवी अमाउंट नहीं चाहिए, मेरे को तो हैवी पेंशन चाहिए। अगर आपकी औलाद भी वैसी ही है तो UPS ले सकते हैं। जो भी लेना हो अपनी पत्नी, बच्चों, दोस्तों के साथ सलाह करके लें। अभी 70 दिन बाकी है। लास्ट में सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है? सभी कर्मचारी ऑपोजिशन वाले यही कह रहे हैं कि हमें OPS में रखो, जहाँ हमारा 10% जो कंट्रीब्यूशन है हमको पूरा वापस करो। तो सरकार 8वें पे कमीशन में क्या करेगी? जिस कर्मचारी को अब स्टार्टिंग में 50,000 रुपये मिलते हैं, उसको पे कमीशन के बाद 10% काट कर 5,000 रुपया काट कर 45,000 रुपया कर दिया जाएगा। इस तरह बाकी कर्मचारियों के साथ भी हो। सरकार बोल देगी हमने आपकी बात मान ली है, आपको पूरी पेंशन मिलेगी, आपका कोई 10% नहीं काटा जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि पहले 50,000 मिलता था, 45,000 क्यों मिलने लग गए? क्योंकि सरकार ने इसी मार्च में एक फाइनेंस रूल पास किया है। उसके मुताबिक क्या है कि सरकार कभी भी किसी के भी पे या पेंशन को कम कर सकती है। हमको पता है कि ये ठगी है, परंतु बेरोजगार को क्या पता? वो तो कहेगा कि हमको 45,000 रुपये की पक्की नौकरी मिल रही है, वो भी पेंशन के साथ मिल रही है, पुराने कर्मचारियों की तरह पूरी पेंशन भी होगी, उसकी अमाउंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। वो तो बेरोजगार तो यही सोचेगा, लेकिन आप क्या सोचेंगे? हमको पता है कि ये ठगी है। हम अपनी वीडियो को यही विश्राम देते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक आप तंदुरुस्त रहें। आपको प्रणाम जी, नमस्कार। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। आगे भी शेयर करो और किसी का भी फायदा हो सके। देखने के लिए धन्यवाद।